Hello, lovely students. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. तो बच्चों, मैं आपकी सोशल स्टडीज की अध्यापिका आपका वेलकम करती हूँ आपकी क्लास में एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी एसएसटी विद मी. सो हियर लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो टुडे वी हैव अ चैप्टर नंबर 1. इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है पर्यावरण तथा उसके घटक. तो बच्चों, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है और उसके क्या घटक है, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं. तो बच्चों, परिचय इस प्रकार है. प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण तथा उसके घटकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है. पर्यावरण संपूर्ण मानव जाति, जीव जंतु व पेड़ पौधों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है बच्चों. और किस प्रकार प्रभावित करता है, आइए इस चैप्टर में हम अच्छे से समझते हैं. तो बच्चों, चैप्टर इस प्रकार है. सौर मंडल में पृथ्वी ही एक सौर मंडल में पृथ्वी ही केवल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है. पृथ्वी पर ही जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं. केवल और केवल जो हमारा ग्रह पृथ्वी है उस पर ही लाइफ पॉसिबल है. उस पर ही जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो सब्सटेंस है, जो उचित घटक है, वो यहाँ पर मिलते हैं. लेकिन पृथ्वी पर सभी स्थानों पर भौतिक परिस्थितियां समान नहीं है बच्चों. उदाहरण, हमारे देश के ही विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक परिस्थितियां पाई जाती हैं. हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का पर्यावरण थार के मरुस्थलीय पर्यावरण या सुंदरवन के डेल्टाई पर्यावरण से बहुत भिन्न है बच्चों, क्योंकि जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक ढांचा है, वो दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है. तो बच्चों, जैसे कि हिमालय के जो पर्वत, हिमालय में क्या है बच्चों? एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है. और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, या फिर वहां पर रेत है. जो मरुस्थलीय क्षेत्र है बच्चों, वहां पर क्या है? रेत है. और जो सुंदरवन डेल्टाई है, वो उसका पर्यावरण क्या है बच्चों? बहुत अलग है. तो बच्चों, इस प्रकार से पृथ्वी के जो भौतिक वातावरण है उसमें अलग अलग भिन्नता पाई जाती है. तो एक प्रकार का पर्यावरण धान की खेती के लिए उपयुक्त है, तो दूसरा गेहूं या रागी की खेती के लिए उपयुक्त है. एक प्रकार का कोई एक जगह की जो जलवायु हो वो किसके लिए उपलब्ध अच्छी है? वो उसके लिए अच्छी है जो कि जैसे कि धान हो गया, धान के लिए अच्छी है. और दूसरी कोई जो जलवायु हो, जैसे गेहूं हो गया, रागी हो गया, उनकी खेती करने के लिए उपयुक्त होगी दूसरी जलवायु. तो इस प्रकार से बच्चों भिन्नता है. भौतिक पर्यावरण की विविधता के कारण ही विभिन्न देशों की जीवन शैली में भी विविधता होती है. जो जो जीवन शैली है लोगों की विविध क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पर्यावरण पाए जाते हैं. अलग अलग पर्यावरण में जो उनका रहन सहन है बच्चों, वो भी क्या होता है? अलग होता है. तो सबसे पहले आइए जानते हैं पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट. तो स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल का सुंदर समन्वय है. मतलब इन सब चीजों से मिलकर के बनी है. क्या क्या है वो चीजें बच्चों? स्थल हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया और वायुमंडल. इन सब से मिलकर के क्या बना है बच्चों? हमारा हमारा पर्यावरण बना है. तो इन्हीं समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संज्ञा दी गई है. पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है. परि जमा आवरण. किससे मिलकर बना है बच्चों? परि जमा आवरण से हमारा जो पर्यावरण है उन शब्दों से मिलकर के बना है. परि का अर्थ है चारों ओर का. परि का अर्थ क्या है बच्चों? जो हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग है उसको परि बोलते हैं. और आवरण का अर्थ है घेरा. जो हमारे चारों ओर एक चीज का घेरा है, उस घेरे को क्या बोलते हैं बच्चों? हमारा पर्यावरण बोलते हैं. अतः पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को कहा जाता है बच्चों. पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. मतलब डायरेक्ट जो उसका इफेक्ट है वो देखने को मिलता है पर्यावरण का जीवों पर. ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग, जो लिविंग बींग्स होती है उनके ऊपर. और बच्चों, पर्यावरण में वायु, जल, भोजन
एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। सभी जैविक और अजैविक तत्व समूह में पर्यावरण की रचना करते हैं। और जो ये जल है, वायु है, भोजन है, अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है, सभी मिल करके एक साथ एक समूह के रूप में काम करते हैं, तब जाके हमारे पर्यावरण की बच्चों रचना होती है, पर्यावरण बन पाता है। पर्यावरण के इन तत्वों में रहने वाले प्रभाव को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जो ये तत्व मतलब इन जो प्रभाव, जैसे मैंने अभी बताया, जो इनकी जो प्रभाव है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो पर्यावरण के अंदर जो सारे तत्व हैं, उन तत्वों में रहने वाले प्रभाव को, उनमें जो प्रभाव रहता है उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, जो उन तत्वों का प्रभाव होता है बच्चों। सो पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाला क्या होता है? वाला विज्ञान पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। उस विज्ञान को क्या कहते हैं? जिसमें आप जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन करते, पारिस्थितिकी का अध्ययन करते, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। यह विज्ञान जैविक एवं भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। जैविक जिसके अंदर जान, लिविंग बींग्स, और भौतिक जो हमारी भौतिक पृथ्वी का ढांचा है, उन सब के बारे में बच्चों अध्ययन करवाता है। तो बच्चों, अतः हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण मानव के चारों ओर फैला हुआ भौतिक तत्वों का जाल है, जिसका उसकी आदतों और क्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। समझे? उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा पर्यावरण क्या है, हम किसे पर्यावरण कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो पर्यावरण क्या है, मानव के चारों ओर फैला हुआ भौतिक तत्वों का एक ऐसा जाल है बच्चों, जो जिसका प्रभाव क्या पड़ता है? जिसका प्रभाव उसकी जो मानव है, उसकी आदतों और क्रियाओं पर सीधा सीधा पड़ता है। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे पर्यावरण बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, पर्यावरण भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण क्या है? भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का पर्यावरण होता है। पहला कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा कौन सा है? सांस्कृतिक पर्यावरण। पहला क्या है? दो प्रकार का पर्यावरण है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आइए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है बच्चों? प्रकृति के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा घेरा है जो पृथ्वी के जीवों को चारों ओर घेरे रखता है। जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा आवरण होता है बच्चों, एक ऐसा घेरा होता है जो पृथ्वी के सभी, और बच्चों जो उसका घेरे है, घेरे का प्रभाव सभी, इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। उस घेरे का प्रभाव बच्चों सभी जीवों पर पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण में वे सब तत्व सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य ने मानव सभ्यता के विकास के समय विभिन्न अवस्थाओं में बनाया है। ठीक है, इस प्रकार मकान, सड़कें, खेल, कारखाने, परिवहन तथा संचार के साधन आदि मानवकृत पर्यावरण के क्या हैं बच्चों? तत्व हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सम्मिलित रूप से ही समूचे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। अब बच्चों, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो प्राकृतिक हो गया और जो सांस्कृतिक हो गया, इन जो पर्यावरण है प्राकृतिक और सांस्कृतिक, इनको जो सम्मिलित रूप, एक सामूहिक रूप है, उसी को बच्चों समूचे पर्यावरण का उसी से निर्माण हुआ है। और इसे समग्र पर्यावरण कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? समग्र पर्यावरण कहते हैं। किसी जीव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जीव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यदि प्राकृतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का भी अंतर आ जाता है तो वह प्राणी को प्रभावित करता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का भी अंतर आता है तो क्या करता है? जो मानव जीवन है, जीवन है, उसको हमेशा प्रभावित करता है, प्राणी को। बदले में वह प्राणी भी अपनी प्रतिक्रिया करता है तथा अपने प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब बच्चों, बदले में क्या होता है? जब पर्यावरण उस प्राणी को प्रभावित करता है तो प्राणी भी पर्यावरण को अपनी क्रियाओं से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, जिसके अलावा क्या है बच्चों? प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं जो प्राकृतिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब इसी में क्या है बच्चों? इसके अलावा भी जब प्रकृति में अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं, और ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण जो सारे परिवर्तन होते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण, उसको बहुत ज्यादा ही प्रभावित करते हैं। ये सभी परिवर्तन किसको प्रभावित करते हैं बच्चों? सारे परिवर्तन प्राकृतिक
पर्यावरण को। तो बच्चों आगे देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या है। तो संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं तथा एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिससे प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। तो मतलब बच्चों हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो संतुलित पर्यावरण में जो हमारा भौतिक एवं जैविक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, एक उनका फिक्स्ड रेशियो होता है जिसमें वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का उसके बाद वो निर्माण करते हैं बच्चों, जिससे प्राणियों का जो विकास है वह स्वाभाविक अपने आप ही स्वाभाविक ढंग से हो पाता है। तो मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुआ है। कहाँ हुआ है? जो प्रकृति का उन्मुक्त वातावरण है उसी में समस्त उन्नत सभ्यताओं का बच्चों विकास हुआ है। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब हम अगला क्या समझने वाले हैं कि जो प्रगति के नाम पर जो मनुष्य यानी कि जो प्राणी है उसने अपने आसपास की जो प्राकृतिक संपदा है उसका शोषण करना शुरू कर दिया, उसको नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पर्यावरण के जो अलग अलग भौतिक और जैविक कारकों के मध्य परस्पर उसने पूरकता की जो एक श्रृंखला है, जो एक चेन होती है, जो प्राकृतिक संतुलन की जो एक चेन होती है उसको ब्रेक कर दिया है, उसको अपने स्वार्थ के कारण उसे तोड़ता जा रहा है, छिन्न भिन्न करते जा रहा है। इसी से क्या हो रहा है बच्चों, हमारे यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं बच्चों कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रदूषण है, यह प्रदूषण देखिए किस प्रकार जो है हमारी प्रकृति जो है इस प्रदूषण को झेल रही है। ये क्या है बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना और जो प्रकृति का जो जीवन सर्कल है या फिर जो भौतिक सर्कल है उसको यहाँ पर तोड़ दिया है अपनी क्रूरता से, अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य ने। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण, वो यहाँ प्रदूषित हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पर्यावरण प्रदूषण आज इतना विकराल हो गया है कि वह पृथ्वी पर मानव और प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। अब बच्चों जो हमारा प्रदूषण है वो इतना ज्यादा विकराल बन गया है, इतना ज्यादा वो अब हावी हो गया है पृथ्वी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, कि बच्चों वो मानव और दूसरे जो प्राणी है उनके अस्तित्व को ही नष्ट करने पर उतारू हो गया है। ये प्रदूषण जो हमने खुद ही किया है, हमने प्रदूषण को खुद ही अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में फैलाया है और ये हमें अब नकारात्मक प्रभाव दे रहा है बच्चों। औद्योगिक विकास के वर्तमान युग में जल, वायु तथा मृदा में इस प्रकार के अवांछित तत्वों की मात्रा में क्या हुई बच्चों, तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और वे लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं बच्चों, लगातार वो गंदे होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। और ये कैसे क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा वर्तमान युग में है, जल है, वायु है और मृदा है, इनमें सभी प्रकार के जो अवांछित तत्व हैं वो उनकी मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी में भी कमी आ रही है। और इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे वह लगातार दूषित होते जा रहे हैं और हमारा पर्यावरण लगातार उसकी गुणवत्ता खत्म होती जा रही है। तो बच्चों इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से कारण है इसके लिए प्रभावी उत्तरदायी बच्चों, तो आइए समझते हैं। कारखानों से निकलने वाला घातक धुआं, विषैली गैसें एवं कर्कश ध्वनि। जो बच्चों कारखाने, उनसे जो गंदा धुआं निकलता है, विषैली जहरीली गैसें निकलती हैं और जो तेज, तीव्र आवृत्ति वाली जो आवाज है वो क्या करती है, उसको हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। वायुमंडल में दहन क्रिया यानी कि हम लोग जो जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वैश्विक ताप वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है बच्चों। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग
जो प्राकृतिक संसाधन है हम उनका दोहन करते जा रहे उपयोग करने के आड़ में। अब अपशिष्ट पदार्थों को भूमि अथवा जल में फेंकना, जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे लिए अब नो लॉन्गर यूज है, उनको हम क्या करते जा रहे हैं बच्चों, भूमि में ऐसे फेंकते जा रहे हैं, जल में फेंक देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। नदियों के स्वच्छ जल में गंदा और दूषित जल मिलाना, शव बहाना तथा राख डालना, ये क्या है बच्चों, जो नदियों में हम जो गंदा जल है और सारे जो क्रियाक्रम करते हैं उसका भी जल है, वो सब डाल के दूषित जल मिला देना, और शव का बहाना, जैसे फैक्ट्रियों से गंदा जल निकलता है, केमिकल से, वो हम सब वाटर बॉडीज में हम लोग मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है। शव बहाना और राख डालना, ये सब हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं बच्चों। आगे देखिए, दूषित जल एवं मल का निष्कासन। जो दूषित जल होता है और उसका जो मल है उसका निष्कासन कैसे होता है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जो रासायनिक है और उसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो मृदा क्या है, उसकी गुणवत्ता कम होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। और दूषित जल में क्या करते हैं बच्चों, मल निष्कासन, यानी कि जो हमारे पॉट्स वगैरह होते हैं, और खुले में शौच करना और पानी वाटर बॉडीज में शौच को बहा देना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हम अपने पर्यावरण को दूषित करें, इनके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आइए, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है, सो नेसेसिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन किया है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण में स्थायी परिवर्तन कर दिए। अब उसने क्या किया, जैसे कि सभ्यता ने क्या है, मनुष्य के सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने क्या किया बच्चों, अपने प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन किया है। अब वो परिवर्तन परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है बच्चों, उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों से के परिवर्तन से बच्चों क्या वातावरण में कई स्थानों पर परिवर्तन आ गए हैं। अब उससे क्या हो रहा है, इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। अतः हमें अपने पर्यावरण संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, और इसलिए बच्चों हमें पर्यावरण को संरक्षण देना, उसको सुरक्षित करने की हमें बहुत ज्यादा नीड है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो इससे क्या हमारा जो जीवन चक्र है पृथ्वी का पर्यावरण के अंदर, वह उसका संतुलन लगातार बिगड़ते ही जा रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से। अब पर्यावरण का हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर निम्न कारण है, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पहला है, हम पर्यावरण में लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। जो पर्यावरण हमें क्या क्या देता है बच्चों, लकड़ी देता है, ईंधन देता है, खनिज, ऊर्जा, ये सारे जो उपयोगी संसाधन है हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, ये हमें पर्यावरण से ही मिलते हैं। वन, चारागाह, खेतीहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत अधिक विनाश हुआ है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, वन हो गए, खेतीहर भूमि हो गई, वन हो गए, चारागाह हो गए, खनिज हो गए, प्राकृतिक संसाधन, इन सब का हमने गलत तरीके से उपयोग किया है बच्चों। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है अपनी गुणवत्ता खोते जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। इसीलिए बच्चों जरूरी है कि हमें इनको वापस से पहले की अवस्था में लेकर आए, स्वच्छ बनाए और इनका संरक्षण करें। पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था, अगर पर्यावरण नहीं है तो हमारा बच्चों जीवन भी नहीं है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल तथा भोजन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हमें क्या प्रदान करता है बच्चों, ये हमारे जीवन को, हमारे लिए जीने के लिए वायु, जल, भोजन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत नेसेसिटी है, मतलब बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगला, मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जो मानव है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं ने क्या किया है बच्चों, पर्यावरण उस पर नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डाला, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आगे देखते हैं बच्चों, पर्यावरण के प्रमुख परिमंडल। पर्यावरण के प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी पर पर्यावरण के 4 परिमंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 4 परिमंडल हैं, पहला है वायुमंडल। इसको समझते हैं बच्चों हम। वायुमंडल पृथ्वी पर चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी पर जो चारों ओर फैला हुआ है क्या है, गैस। उन गैसों का आवरण क्या है, हमारा वायुमंडल है।
तो यह सूर्य के अत्यधिक ताप से हमें सुरक्षा प्रदान करता है तथा हमें सांस लेने के लिए वायु उपलब्ध कराता है। वायु के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होगा। वायुमंडल का निर्माण करने वाली गैसें पृथ्वी के धरातल के निकट गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ी होती हैं। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध, इसलिए पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा वायुमंडल में कैसे हमने बताया गैसों का एक आवरण बना होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अब बिना वायु के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। और उसके लिए क्या है, जो वायुमंडल का निर्माण करने वाली जो गैसें पृथ्वी के जो धरातल है, धरातल के निकट गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है बच्चों, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसीलिए पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है और उस पर जीवन संभव है। सौर मंडल में पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह अथवा उपग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवं वृद्धि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति से संभव हो पाई है। वायुमंडल की अनुमानित मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जिसे 91% मोटाई का विस्तार केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। तो बच्चों, इसमें क्या समझ पा रहे हैं हम कि जो हमारा वायुमंडल की उसकी जो एक लगभग मोटाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है, जिसमें क्या है बच्चों 91% क्या है, मोटाई का विस्तार केवल और केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, उसके आगे नहीं है बच्चों। तो वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है हमारे पृथ्वी से कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, फोर्स ऑफ गुरुत्वाकर्षण। यह हमें सूर्य के भीषण ताप तथा विषैले पराबैंगनी विकिरण से बचाता है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, जो हमें कहां से आती है बच्चों, सन से आती है पृथ्वी पर, उससे हमें बचाता है। इसको हिंदी में पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। क्या बचाता है बच्चों हमें, जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक ओजोन नाम की गैस है, उसकी जो लेयर है हमारे वायुमंडल के चारों ओर, वो बचाती है बच्चों। वायुमंडल पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक दशाएं भी प्रदान करता है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन है, उनका अस्तित्व को विकास के लिए, अस्तित्व बनाने के लिए और उनका विकास करने के लिए आवश्यक जो स्थितियां होती हैं वह भी प्रदान करता है। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम जिसमें हमारे परिमंडल को प्रदर्शित किया गया है। जो हमारा परिमंडल है उसमें क्या, जैसे ताप है, ताप बाहर की तरफ आता है। बीच में क्या है बच्चों हमारा, ये जैव मंडल है, जिसमें जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों आते हैं। ठीक है, तीनों में क्या हमारा होता है बच्चों, जैव मंडल होता है। तीनों जगह पर हमारे जीव जंतु रहते हैं। आगे देखिए, दूसरा है स्थल मंडल। तो बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा वायुमंडल के बारे में, अब हम पढ़ते हैं हमारे स्थल मंडल के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यह पृथ्वी की वह परत है जो शैल पदार्थों से निर्मित है। किससे निर्मित है बच्चों, शैल। तो चट्टानों के टूटना हो गया, उनका घिसना हो गया, उनसे जो स्थलों की आकृति बनी है उसे बच्चों क्या कहते हैं, स्थल मंडल, जो शैल पदार्थों से निर्मित है। यह महाद्वीपों तथा महासागरीय श्रेणियों के नीचे विस्तृत है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह महाद्वीपीय भाग में अधिक मोटी है, किंतु महासागरों के नीचे पतली है। क्या करती है बच्चों, इसकी जो परत है उसकी औसतन मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में क्या है बच्चों, अधिक मोटी होती है, किंतु महासागर के नीचे बहुत पतली, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी, उनकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा लोहा आदि अनेक खनिजों की अधिकता होती है, सारे मिनरल्स पाए जाते हैं बच्चों। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी या बाहरी परत को भूपटल कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल कहते हैं। भूपटल का निर्माण अनेक प्रकार की चट्टानों से हुआ है, जैसे मैंने इन द बिगिनिंग बताया है। तो स्थल मंडल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह हमारे निवास के लिए भूमि प्रदान करता है तथा पौधों के उगने का माध्यम है। पौधे का हवा में उग सकते हैं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, वह केवल और केवल जो हमारी भूपर पट्टी यानी कि भूपटल है वहीं पर उग सकते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पर फसल उगाते हैं। यह हमें अनेक खनिज भी प्रदान करता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य की अधिकांश आर्थिक क्रियाएं स्थल मंडल में ही
सीमित है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बच्चों स्थल मंडल में ही होती है अधिकांशता, और यहीं से हमें खनिज और बाकी जो आर्थिक क्रियाएं उनको करने के लिए संसाधन भी मिलते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यह एक चित्र है स्थल मंडल का। स्थल मंडल पर ही आवास होता है हमारा, हम रहते हैं, और स्थल मंडल पर ही पेड़ पौधे जंतु भी रहते हैं और उनको वहां पर एक ऐसा परिवेश मिलता है जहां पर वो अपने आप को विकसित यानी कि ग्रोथ दे पाते हैं। आगे देखिए तीसरा है जल मंडल। इस परिमंडल में सभी प्रकार की जल राशियां जैसे कि बच्चों महासागर, सागर, झीलें, नदियां, खाड़ियां आदि सम्मिलित हैं। इनमें सारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं। जल मंडल का विस्तार पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर है। 71% ऑफ वाटर इज कवर्ड, द अर्थ इज कवर्ड विद 70% ऑफ वाटर। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। इसीलिए बच्चों से क्या कहते हैं? जलीय ग्रह कहते हैं। इसको कभी कभी हम नीला ग्रह भी कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण ही। जल की अधिकता के कारण यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों? उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें 70% ऑफ वाटर क्या है? कवर कर रखा है अर्थ को। ठीक है, सो महासागर सबसे विशाल जल राशियां हैं। महासागर क्या है? सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? आइए जानते हैं। प्रशांत महासागर, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर। ये क्या है बच्चों? पृथ्वी के 5 महत्वपूर्ण महासागर हैं। तो बच्चों महासागर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महासागर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सभी महाद्वीपों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं। ये महासागर, इसके अतिरिक्त महासागर जलवायु सुनिश्चित करके जलीय चक्र के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों। समुद्री क्षेत्रों की जलवायु पर महासागरों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? महासागरों का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। महासागर से हमें मछली तथा अन्य समुद्री जीव जैसे झींगा मछली तथा केकड़े आदि प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलते हैं बच्चों? ये महासागरीय जीव है, इसलिए हमें महासागरों से ही प्राप्त होते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं, और ये सब क्या है बच्चों? हमारे खाद्य पदार्थ, हम अपने डाइट में शामिल करते हैं झींगा मछली को और जो केकड़े वगैरह होते हैं इन सबको। सागर तथा महासागरों की तलहटी में अनेक उपयोगी खनिज भी प्राप्त होते हैं। महासागरों के अवसादी श्रेणियों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े भंडार हैं किसके? पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैसों के भंडार, वो वहां कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के अवसादी श्रेणियों में। महासागरों का महत्व नौ संचालन के लिए भी है, यानी कि नौका संचालन, यहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। जो पानी के जहाज होते हैं वो यहीं से ट्रेवल करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अंजाम देते हैं। तो बच्चों स्वच्छ जल की प्राप्ति हमें नदियों तथा झीलों से होती है। जो स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है और झीलों से मिलता है। ये पीने, नहाने, कपड़े धोने, घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों एवं सिंचाई के लिए उपयोगी होता है बच्चों। अतः ये जल राशियां मानव मात्र के लिए बहुत उपयोगी होती है। इनके बिना मानव का जो जीवन है, उसके दैनिक कार्य है, वह संभव नहीं हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए आगे क्या है हमारा? आखिरी है चौथा, जैव मंडल। अब जैव मंडल में क्या है? यह जीवन का परिमंडल है। ये क्या है? यहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये वास्तव में एक अत्यंत संकीर्ण परत है जो स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र द्वारा सीमांकित होता है। जो आपस में जो ये तीनों जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल जहां पर मिलते हैं, वही क्या होता है? हमारा जैव मंडल होता है बच्चों। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ, हमने यहाँ पढ़ा है, जहां पर ये तीनों वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल मिल रहे हैं, यही क्या है बच्चों? हमारा जैव मंडल बनता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए आगे समझते हैं। इस परत में परस्पर समस्त जीवधारी निवास करते हैं। इस परत की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है।
अधिकांश पौधे तथा प्राणी के निकट पाए जाते हैं। जो अधिकांश पौधे हैं प्राणी हैं इसी के निकट पाए जाते हैं। अधिकांश सागरीय जीवन सतह के निकट संकेंद्रित मिलता है क्योंकि यही उनके लिए पौधों के रूप में भोजन उपलब्ध होता है। यहीं पर उनको पौधे के रूप में क्या मिलता है? खाना मिलता है बच्चों। तो सागरीय जीवन स्थलीय जीवन से इसीलिए भिन्न यानी कि अलग होता है बच्चों। आप देख सकते हैं यह क्या है? सागरीय जीवन का एक चित्र है। ये एक सागर का चित्र है जिसका दृश्य ही अलग है और इसमें रहने वाले जीव जंतु और इनका वातावरण भी स्थल और वायुमंडल से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आइए पाठ के बाद कुछ बिंदु है जिनको हम दोहरा लेते हैं। तो भौतिक पर्यावरण की विविधता के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की जीवन शैली में भी विविधता होती है। मतलब अलग अलग वातावरण, अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली होती है। हमारी पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल का सुंदर समन्वय है। इनका मिला जुला रूप है। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो प्रकृति ही उसका निर्माण करती है। वायुमंडल पृथ्वी पर चारों ओर फैला हुआ गैसों का एक आवरण होता है जिनसे कि हमारा चारों तरफ हमें घेर के रखते हैं और वो हमारा वायुमंडल बन जाता है। आगे वायुमंडल की अनुमानित मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है जिसमें 90% मोटाई का विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। स्थल मंडल के सबसे ऊपरी या बाहरी परत को भूपटल यानी कि भूपर पट्टी कहते हैं। महासागरों की अवसादी श्रेणियों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो बच्चों यह था हमारा पाठ जिसमें आप पृथ्वी की संरचना और हमारे विभिन्न मंडलों के बारे में आप समझ पाए होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।